बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर ऑफ्थल्मोलॉजी की पास्ट ऑस्पी को कवर करने वाले हैं। अब ऑफ्थल्मोलॉजी के अंदर 10 स्टैटिक स्टेशन होते हैं या नॉन ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं। अब उनके अंदर 5 नंबर का एक सवाल होता है और इन शॉर्ट के समझ लो, जिस तरह थ्योरी में प्रॉफ में भी 5 नंबर का सवाल होता है, यहाँ पर ऑस्पी में भी 5 नंबर का सवाल है। लेकिन यहाँ पर डायग्राम और सिनेरियो लिखा हुआ होता है। सिनेरियो से इतना ज़्यादा हेल्प नहीं होती। हाँ, थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि आप किस चैप्टर में जाने की कोशिश कर रहे हो। बाकी क्वेश्चन के ऊपर लिखा होता है कि लेंस का सवाल है, ये कॉर्निया का सवाल है। इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और मोटे मोटे डिजीज़ है हर चैप्टर में से, तो बहुत आसानी हो जाती है डायग्नोसिस करने में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है डायग्राम से, वो कहता है कि क्लिनिकल फाइंडिंग या उसके जो क्लिनिकल साइंस है वो क्या है। फिर इसका डायग्नोसिस पूछता है, फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट या फिर कॉम्प्लिकेशन वाला पूछेगा। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला स्टार्ट करते हैं ट्रेजियम। अब ट्रेजियम की डायग्राम बहुत ज़्यादा इजी डायग्राम है। ट्रेजियम के अंदर आपको ट्रायंगुलर फाइब्रोवास्कुलर कोड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आपको नजर आएगा। अच्छा, ये तो फ्लैक्टुलर केराटो कंजक्टिवाइटिस है। ये ट्रेजियम की डेफिनेशन है, यह ट्रेजियम की डायग्राम है। तो जो ट्रेजियम होता है ना, ट्रेजियम ट्रेजियम के यहाँ पे आपको 3 चीज़ें नजर आएगी, बॉडी, नेक, कैप। तो ट्रेजियम को आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। नंबर 2, सवाल बन सकता है कि ट्रेजियम की 3 टाइप्स होती है, प्रोग्रेसिव, स्टेशनरी और एग्रेसिव। ये 3 टाइप्स का नाम पढ़ना है। नंबर तीसरा सवाल जो बनेगा वो होगा ट्रेजियम का डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो ट्रेजियम का डिफरेंशियल डायग्नोसिस सूडोट्रेजियम होता है। इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है। जो आपका ट्रेजियम होता है वो डीजेनरेटिव होता है, सूडोट्रेजियम आपका इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना इसके अंदर, वो प्रोप टेस्ट है। प्रोप टेस्ट पॉजिटिव आता है सूडोट्रेजियम के अंदर, लेकिन यहाँ पर ट्रेजियम में पास नहीं कर सकते होते। ट्रेजियम की 3 टाइप्स होती है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव या स्टेशनरी। वो हमेशा स्टेशनरी होता है। जो ट्रेजियम होता है इंटरपाल्पिबुलर रीजन में होता है, ये किसी भी साइड पे हो सकता है। ट्रेजियम हमेशा बूढ़े लोगों में होगा, सूडोट्रेजियम हमेशा इन्फ्लेमेशन की वजह से होगा, तो किसी में भी देखने को मिल सकता होता है। क्लियर। लेकिन प्रॉप टेस्ट को आपने नोट कर लेना है। तो ट्रीजियम का एक दूसरी चीज़ ये आ जाएगी। तीसरी चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि ट्रीजियम की यहाँ पर, अच्छा, यहाँ ट्रीजियम की 3 स्टेजेस होती है। 2 से लेकर 4 को देख लेना कि अगर 2 से कम है तो स्टेज 1, 4 से ज़्यादा है तो स्टेज 3 आ जाएगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है स्टोकर लाइन, इसको भी नोट कर लेना। और इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट को आपने 2 में डिवाइड करना है, नॉन सर्जिकल और सर्जिकल। नॉन सर्जिकल के अंदर आपने टीयर सब्सटीट्यूट देने होते हैं, टॉपिकल स्टीरॉइड और सन ग्लासेस यूज करनी है। और सर्जरी के अंदर आपने क्या करना है, लाइक सिंपल एक्सीजन करनी है जिसको बियर सक्लेरा टेक्निक, और सिंपल कंजक्टिवल फ्लैप एक्सीजन करना है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर रिकरेंस ऑफ पायोजेनिक ग्रानुलोमा, जबकि प्रिवेंशन करनी है रिकरेंस की तो उसका निमोनिक होता है क्रैम्प। सी से कंजक्टिवल आउटोग्राफ, आर से आ जाएगा रेडिएशन, बीटा रे से करोगे, ए से आर्गोन लेजर, एम से माइटोमाइसिन, सी पी से पेरिफेरल लैमेलर केराटोप्लास्टी। ऑलमोस्ट मैंने काफी सारे क्वेश्चन कवर कर दिया ट्रीजियम के। नेक्स्ट हमारा है केराटोप्लास्टी। ओके, केराटोप्लास्टी। केराटोप्लास्टी को कैसे पहचानोगे। तो केराटोप्लास्टी के अंदर आपको 2 टाइप के कॉर्निया देखने को मिलेगा, 2 टाइप का कॉर्निया। तो एक तो होगा अपना डोनर कॉर्निया होगा, एक रेसिपिएंट का कॉर्निया होगा, और इनके दरमियान में आपको स्यूचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा कंजक्टिवा का तो कवर हो गया स्टेशन हमारा। इसका मतलब कंजक्टिवा से और सवाल नहीं आएगा, तो कंजक्टिवा की तरफ नहीं जाना। तो इसमें निशानी कैसी होती है, नंबर 1 है कि आपको स्यूचर देखने को मिलेगा, रेडियली अरेंज होते हैं। नंबर 2, ये वाला जो आपका ना, ये वाला अंदर वाला, ये आपका होता है किसी और ने कॉर्निया दिया, डोनर वाला श्रीलंका से आती है। और ये आपके कौन से होते हैं, रेसिपिएंट कॉर्निया, जो अपना कॉर्निया, ठीक है। तो ये आपको रेडियली अरेंज स्यूचर आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये क्या, पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी है। सिंपल केराटोप्लास्टी भी लिख सकते हो, लेकिन पेनिट्रेटिंग लिख दोगे तो 6 नंबर मिल जाएंगे। फिर इसका सवाल आएगा कि इसकी इंडिकेशन क्या होती है, ठीक है। तो इसकी इंडिकेशन को आपने 4 में डिवाइड कर देना है। मिमोनिक या टॉक्ट, ओके, टी से थेरापेटिक, और से ऑप्टिकल, टी से टेक्टोनिक, और सी से कॉस्मेटिक आ जाएगा। कॉस्मेटिक में अगर आपने पेरेंट्स को ठीक करना है, ठीक है। ओके, टी से थेरापेटिक है। थेरापेटिक मीनिंग कि आपने किसी चीज को ठीक करना है, लाइक इन्फ्लेम कॉर्निया को आपने रिप्लेस करना है। टेक्टोनिक, जिस तरह जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, इसी तरह आपने कॉर्निया के इंटीग्रिटी को रिस्टोर करना है। फॉर एग्जांपल कॉर्नियल थिनिंग विद डेस्मेटोसील है। और ऑप्टिकल के अंदर एक एग्जांपल लिख लो, बेशक कॉर्नियल ओपेसिटी या केराटोकोनस हो गया है। और इसके बाद आती है कि इसका डोनर टाइम, यानी कितने तक आपने 6 से लेकर 24 घंटों तक आपने इसको प्रिजर्व करना है, रिमूव करना है डोनर से, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉर्नियल के प्रिजर्वेशन मेथड है उसको छोड़ दो, बल्कि कॉम्प्लिकेशन आपकी पूछी जाती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन को आपने क्या करना होता है, इसको आपने 2 में डिवाइड करना, अर्ली और लेट है। जो लेट के अंदर सिर्फ आपकी मोटी मोटी 2 से 3 आ जाती है, लाइक आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे देख लेना कि जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है वो दोनों के अंदर आएगा, प्राइमरी ग्राफ्ट फेलियर यहाँ पर, जबकि लेट के अंदर आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन है। इसके अलावा स्टिग्मेटिज्म और रिकरेंस है, जबकि अर्ली के अंदर आप सारी अपनी तरफ से लिख देना, लाइक इन्फेक्शन हो सकता है, हैमरेज हो सकता है, ग्लोकोमा, वुंड लीकेज, ये तकरीबन सब ऑप्थेल्मोलॉजी में आप कॉम्प्लिकेशन लिख देना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगर केराटोप्लास्टी के टाइप्स पूछे तो आपने कितने टाइप्स बतानी है, पेनिट्रेटिंग, लैमेलर केराटोप्लास्टी, एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी और लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक ड्रग थी जिसका नाम है टीमालोल, ठीक है। अब आपको दोबारा बता दूं कि जो शीशी होगी ड्रग की या तस्वीर बनी हुई होगी, उससे आपने ब्रांड नेम को कभी भी नहीं देखना, ठीक है। ब्रांड नेम डिफरेंट तरह की होगी, आपने जेनेरिक नेम देखना है। तो टीमालोल, टीमालोल क्या है, वो लो लेवल के, तो ये बीटा ब्लॉकर होती है, ठीक है।
जो टीमोलोल है बीटा ब्लॉकर है। तो जो ग्लोकोमा में से 1 सेकेंड बता दूं। अच्छा, यहाँ पे कंजक्टिवा से भी सवाल आ गया, कॉर्निया से भी सवाल आ गया। ग्लोकोमा से जो सवाल आता है वो डायग्राम्स की फॉर्म में आता होता है, या कभी कभार कंजेनिटल ग्लोकोमा आ जाता है, तो उनको देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो ड्रग है ना टीमोलोल या बीटा ब्लॉकर होती है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकता है, लाइक ये क्या करती है बीटा ब्लॉकर, इन्होंने क्या करना है, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम कर देना है, ठीक है। और एक और बात नोट कर लेना कि बीटा ब्लॉकर है तो आपने इनको एस्थमेटिक पेशेंट में नहीं देना होता, क्योंकि वहाँ पर वो ऑलरेडी बीटा एगोनिस्ट यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। और इनके अंदर एग्जाम्पल टीमोलोल है, और इनके साइड इफेक्ट आ सकते हैं, लाइक बीटा ब्लॉकर है तो ये ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक करवा सकती है, ठीक है। बाकी को देख लेना ड्रग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑफ्थेल्मोस्कोप होता है, ठीक है। अब ऑफ्थेल्मोस्कोप और रेटिनोस्कोप, इन दोनों में क्या फर्क होता है? मेजॉरिटी स्टूडेंट इसको मिक्स कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने डिफरेंशिएट करना, उनके यूजेस को भी देखना आपने। ओके, तो जो ऑफ्थेल्मोस्कोप है ना, ऑफ्थेल्मोस्कोप, अब ये नोट करना कि जो ऑफ्थेल्मोस्कोप होती है ओ से ऑफ्थेल्मोस्कोप हो जाएगा, और ओ से ये थोड़ा ओवल शेप होती है, और इसके साइड के ऊपर जैसे ना, जिसने यहाँ पे उंगली यूज कर रहा है, फिंगर यूज कर रहा है टू डायल द, ठीक है। यहाँ पे उसके साइड पे आपको डायलर देखने को मिलता है। रेटिनोस्कोप आर से रेटिनोस्कोप, आर से रेक्टेंगुलर, तो ये रेक्टेंगुलर शेप होता है, उसका जो बटन होता है पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पहचान लेना है। और इसके बाद ऑफ्थेल्मोस्कोप से क्या सवाल आ सकता है कि ऑफ्थेल्मोस्कोप को सिंपल फंडोस्कोप भी कहते होती है। तो आगे इसकी मजीद 2 टाइप होती है कि डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप जो फंडोस्कोपी, और इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप होता है, ठीक है। जो डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप होता है सेंट्रल रेटिना को देखने के लिए काम आता होता है, ठीक है। जबकि आपका इनडायरेक्ट वाला होता है पेरिफेरल रेटिना को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो जो ऑफ्थेल्मोस्कोप है डायरेक्ट वाला सेंट्रल को देखने के लिए 15 टाइम मैग्नीफाइड होता है, जबकि जो इनडायरेक्ट वाला होता है पेरिफेरल रेटिना को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको आपने नोट कर लेना। अब यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप, तो जो इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप होता है 3D व्यू प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप इसको रेटिना को विजिबल होता है, यानी ये जो होता है ना इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप, यहाँ पे आप रेटिना को सिर्फ इक्वेटर तक देख सकते हो, लेकिन आप इसको इक्वेटर से भी आगे देख सकते हो। उसके अलावा आप हेजी मीडियम में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक विट्रस हेमरेज में या हाई रिफ्रैक्टिव एरर में। जबकि रेटिनोस्कोप होता है, रेटिनोस्कोप भी रिफ्रैक्टिव एरर को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे इसकी मजीद 3 टाइप्स होती है, उसको देख लेना। रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर आपने मायोपिया और हाइपरोपिया बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं पेपिलाइटिस, पेपिलेडिमा, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी है। अब वो कंफर्म नहीं है कि कौन सा था, तो मैं आपको इन तीनों का डिफरेंस बता देता हूँ यहाँ से जो तो इसे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेपिलेडिमा के अंदर। ओके, तो पेपिलेडिमा के अंदर क्या होता है, ऑप्टिक डिस्क की आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक हो गया। तो पहले आ जाते हैं पेपिलेडिमा। तो जो पेपिलेडिमा में ये आपका मैक्यूला है और ये आपका ऑप्टिक डिस्क का। तो ऑप्टिक डिस्क की आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। नंबर 2, ऑप्टिक डिस्क के जो मार्जिन है वो ब्लड आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा आपका पेपिलेडिमा, इजी से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी होगी इसके साथ, लाइक अगर यहाँ पे आपको मैक्यूलर स्टार देखने को मिले तो आपने न्यूरो रेटिनाइटिस देख लेना। और अगर आपको नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क नजर आ रही है लेकिन पेशेंट को आगे RAPD है, तो आपने रेट्रोवल्वर ऑप्टिक न्यूराइटिस लिख लेना। हाँ, बाकी में पेपिलाइटिस और इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप इसको सिंपली आप ये भी लिख सकते हो उनकी जगह ऑप्टिक एट्रोफी, ठीक है। अब जो ऑप्टिक एट्रोफी होती है प्राइमरी में चाकी वाइट होती है। सेकेंडरी वाले का सिना सवाल इतना अच्छा से आता नहीं होता, लेकिन ये डर्टी ग्रे होती है। और इसके बाद कंजक्टिव वाली आपने पढ़नी है किसके अंदर, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के अंदर। इसके अलावा हाई मायोपिया या सेंट्रो रेटिनल आर्टरी या वेना क्लियर में भी होती है। ग्लूकोमेटास में आपको प्रॉपर कपिंग देखने को मिलती है, जो C/D रेशो होती है 0.3, ऐसे क्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रेटिनल टेयर। तो यहाँ पे आपको रेटिनल ब्रेक या रेटिनल टीयर देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट की जो रेटिनल टीयर होती है असल में एक टाइप होती है किसकी, रेटिनल ब्रेक की। और रेटिनल ब्रेक इसके अंदर आता है रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। तो जो ब्रेक है वो आप सिंपल रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट ले सकते हो। अब इसके अंदर वो फ्लैशिंग, फ्लोटर, फोटॉप्सी इस टाइप की बात करेगा, तो ये आपका ये RRD हो जाएगा। बाकी इसकी इन्वेस्टिगेशन इसमें डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी, इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी वगैरह आप करोगे। इसके अलावा गोल्डमैन 3 मिरर करोगे, और लास्ट में अल्ट्रासोनोग्राफी B स्कैन वगैरह करते होते हो। और इसका जो ट्रीटमेंट के अंदर ये आ सकता होता है कि लाइक सबसे पहले आपने क्या करना, लोकलाइज करना रेटिनल ब्रेक को। नंबर 2, सब रेटिनल फ्लूइड का ड्रेनेज करना। नंबर 3, आपने सील कर देना ब्रेक को बाय क्रिएटिंग एसेप्टिक इन्फ्लेमेशन लाइक लेजर से या क्रायो फोटोकोआगुलेशन से। लास्ट में कोरियो रेटिनल एपोजिशन है, स्क्लेरल बकलिंग से या पार्स में विट्रेक्टमी से या न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है यूवाइटिस है। यूवाइटिस की कॉम्प्लिकेशन वगैरह पूछ रहा है। ओके, जो एंटीरियर यूवाइटिस को आराम से डायग्नोस कर लोगे, लाइक उसके अंदर केपी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा सिलेरी फ्लश होता है आपको, ठीक है। तो उसकी कॉम्प्लिकेशन वगैरह पूछ रहा है। इसके अलावा एक्वस फ्लेयर, तो ये डायग्राम एक क्लासिकल डायग्राम होती है किसकी, एक्यूट आइरिडोसाइक्लाइटिस की। और यहाँ पर आपको ये फेस्टोन पीपल देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपको कॉपी नोड्यूल, बुसाका नोड्यूल देखने को मिलती है। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ आइरिडोसाइक्लाइटिस की आपको यूवाइटिस वगैरह पढ़ लेते होते हैं, ठीक है। वैसे यूवाइटिस है, लेकिन हमने आइरोडोसाइक्लाइटिस की कॉम्प्लिकेशन वगैरह लिख देनी है। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसका मिमोनिक होता है क्रॉस BPH है। BPH हमने पढ़ा है कि पैथो के अंदर होता है। C से क्या होगा, C से आपका कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट आ जाएगा। R से आपका क्या आ जाएगा, R से आपकी रेटिना की कॉम्प्लिकेशन है, लाइक एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट या डीमा हो जाएगा। ओके, इसके अलावा O से ऑप्टिक डिस्क का डीमा हो जाएगा। BPH की तरफ आ जाती है, बैंड केराटोपैथी हो जाएगा, हाइपोटोनी हो जाएगा। और लास्ट में आपने नोट करना है कि
फिथियासिस बल्बाई ड्यू टू हाइपरटोनी इन द लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक यूवाइटिस है। तो ये मोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन देख लो। इसके बाद इजोट्रोपिया, इजोट्रोपिया को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इजोट्रोपिया के अंदर आपको यहाँ पे आपको इन शॉर्ट की रिफ्रैक्टिव एकोमोडेटिव इजोट्रोपिया से बिलोंग करेगा, हाइपरोपिया विद इजोट्रोपिया, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना कि यहाँ पर आपको कन्वर्जेंट स्क्वीन देखने को मिल रहा है। तो उसका वो क्या पूछेगा, असल में सवाल किस तरीके से आएगा, तो पूछेगा कि इसका वर्क प्लान क्या होगा। लाइक आपने व्यू एक्यूटी की एग्जामिनेशन करना है, असेसमेंट करना है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल की मूवमेंट चेक करनी है, कवर एंड कवर टेस्ट परफॉर्म करना है, इसके अलावा एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर करना है, हर्शबर्ग टेस्ट से, प्रिज्म बार कवर टेस्ट से, क्रेम्स्की कॉर्निया रिफ्लेक्स टेस्ट से, स्टाइनोक्टोफोर से, जिसमें आपको बाइनोकुलर सिंगल विजन मिलती होती है, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन, फंडस एग्जामिनेशन, या लास्ट में आपने AC/A रेशो 3:1 होती है। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, ट्रीटमेंट में आपने रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करना होता है, आपने क्या करना है, ऑक्लूजन करानी है, ब्लायोपी थेरेपी, या फिर आपने ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज परफॉर्म करानी है, सर्जरी या फिर प्रिज्म्स आपने यूज करनी है। सर्जरी के अंदर दो चीजें हैं, रिसेक्शन और रिसेक्शन। रिसेक्शन के अंदर कमजोर मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं और रिसेक्शन के अंदर मजबूत मसल को, स्ट्रॉन्ग मसल को कमजोर कर देते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन्फेंटाइल इजोट्रोपिया। तो वंस अगेन ये वही आ गया, हमारा क्वेश्चन आ गया। ये तो कंजेनिटल, अच्छा ये कंजेनिटल इन्फेंटाइल इजोट्रोपिया, वो कॉम्पिटिटिव इजोट्रोपिया मैंने बताया। ओके, तो अगर इजोट्रोपिया फर्स्ट 6 मंथ में प्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसको बोलते हैं कंजेनिटल। अगर 6 महीनों से लेकर 7 साल तक आ जाए तो उसको रिफ्रैक्टिव एकोमोडेटिव इजोट्रोपिया, एकोमोडेटिव इजोट्रोपिया होगा। ठीक है, इसमें जो एंगल ऑफ डेविएशन नंबर 130 प्रिज्म से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। फिक्सेशन अल्टरनेट होती है, क्रॉस फिक्सेशन होती है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करना होता है, फिर आपने ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज है, ब्लायोपी थेरेपी, और लास्ट में आपने सर्जिकल करना होता है। ठीक है, और जो आइडियली है ना कि जो आइज है उसको 12 महीनों तक आपने कर देना होता है। ठीक है, या फिर 2 साल तक, तो उनका टाइम लिमिट नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप का दोबारा सवाल आ गया है। ओके, तो ऑप्थेल्मोस्कोप को आप पहचान लोगे, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप और इनडायरेक्ट का तो पता लग जाएगा कि इनडायरेक्ट आप ये पहनते होते हो। ठीक है, ये आपको इनडायरेक्ट आ जाएगा। बाकी एडवांटेजेस वगैरह को नोट कर लेना और इनके यूजेस वगैरह को पढ़ लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं बीटा ब्लॉकर। वन सेकंड, टिमालोल का सवाल आ गया, टिमालोल को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट है यूवाइटस है, यूवाइटस को भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। केराटोप्लास्टी है, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अच्छा, इसके बाद है कि अगला जो डायग्राम है वो स्क्वेमस ब्लेफराइटिस की है। अब स्क्वेमस ब्लेफराइटिस को कैसे पहचानना होता है? स्क्वेमस ब्लेफराइटिस के अंदर आपके रिलेटिवली अगर आप ये डायग्राम देखो ना स्क्वेमस ब्लेफराइटिस के, तो यहाँ पे आपको डैंड्रफ देखने को मिलेगी प्रॉपर। जो प्रॉपर डैंड्रफ होती है, ये वाली जो अच्छी डायग्राम है स्क्वेमस ब्लेफराइटिस के लिए स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे जो डैंड्रफ लाइक मटीरियल है स्क्वेमस ब्लेफराइटिस के अंदर होता है। लाइक अगर ये वाली जो डायग्राम है जिसके अंदर क्या होते हैं, क्रस्ट होते हैं, क्रस्ट को जब रिमूव करते हैं तो ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। बाकी ब्लेफराइटिस वगैरह के सिम्टम होती है और आई लैशेस मैटेड टुगेदर होती है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या, ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या करना होता है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देनी है, आईलिड की हाइजीन करनी होती है, टॉपिकल स्टीरॉइड आर्टिफिशियल टीयर देने होते हैं। इसके अलावा सिलिशियम सल्फाइड शैम्पू आपने यूज करना होता है। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारे ये भी कवर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एंट्रोपियन की डायग्राम है। एंट्रोपियन का जो एंट्रोपियन है, एंट्रोपियन के अंदर क्या होता है कि आपका जो आईलिड मार्जिन है ना वो इनवर्ड मूव कर लेगा, एसोसिएटेड विद ट्रिकियासिस। ओके, तो जो एंट्रोपियन, एंट्रोपियन के आगे दो टाइप होती है, कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड, एक्वायर्ड के अंदर सिनाल सिकाट्रिशियल स्पास्टिक है। तो आगे वो ट्रीटमेंट पूछ सकता है इसका एंट्रोपियन का। तो जो सिनाल होता है ना, सिनाल इसमें आपने नाम लिखना ना कि वीस प्रोसीजर, फॉक्स प्रोसीजर, मॉडिफाइड पिलर प्रोसीजर। जबकि सिकाट्रिशियल इसका टार्सल हिंज ऑपरेशन और म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट है। जबकि स्पास्टिक के अंदर आपने टाइपिंग, आईलिड वाटिंग, फ्यूचर बटॉक्स इंजेक्शन वगैरह देनी होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसके कॉजेस वगैरह तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कॉम्प्लिकेशन, अच्छा कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इसके एंट्रोपियन की? जो एंट्रोपियन की वजह से क्या होता है, जो ट्रिकियासिस वाली कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। लाइक आपका पंक्टेड एपिथेलियल डिफेक्ट हो सकता है, कंजक्टिवल रेटिनस, कॉर्नियल अल्सरेशन, कैंट्री इन्फेक्शन की आपको देखने को मिलेगा। तो आगे हम चलते हैं, अच्छी है इसकी कॉम्प्लिकेशन है वैसे, कंजक्टिवाइटिस, केराटाइटिस, कॉर्नियल ओपेसिटी। ओके, इसके बाद चलते हैं हम थायराइड आई डिजीज की तरह। तो थायराइड आई डिजीज या थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी वगैरह या हाइपरथायराइडिज्म या फिर ऑप्थेल्मोपैथी, ये सारे एक ही चीज़ के हजार नाम है। तो इस पर आपने यहाँ पर सवाल आया था कि थायराइड आई डिजीज आता है। थायराइड आई डिजीज के अंदर ये जो डायग्राम है क्लासिकल डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आपको रिट्रैक्शन ऑफ अपर आईलिड इन प्राइमरी पोजीशन जिसको डेल्विन साइन कहते होते हैं। इसके अलावा लीड लैग साइन देखने को मिलेगा जिसको वॉन-ग्राफी साइन कहते हैं। स्टेरिंग एंड द फ्रैटेंड अपीयरेंस ऑफ आइज जिसको क्वार्टर साइन कहते हैं। और लास्ट में इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग जिसको स्टेलवेक साइन कहते हैं। ओके, और इसकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑकुलर चेंजेस है उसको वर्नर क्लासिफिकेशन है। नो स्पेक्स है, नो साइन सिम्टम, ओ से ओनली साइन जो कि लीड रिट्रैक्शन या डायलिम्पल साइन होता है। एस से सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है, पी से प्रोप्टोसिस, इस एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल इन्वॉल्वमेंट। और खास तौर पर कौन कौन सी होती है? मिमोनिक है, आई एम सो लकी, बल्कि आई से इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, सो सुपीरियर रेक्टस और एल से लैटरल रेक्टस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना कि आगे सी से कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट है, लाइक एक्सपोजर केराटोपैथी, और एस से क्या होगा, स्लाइट लॉस ड्यू टू ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में अपने थायराइड फंक्शन टेस्ट और ऑकुलर इन्वॉल्वमेंट वाले टेस्ट करवाने होते हैं। इसके अंदर आपको कोक बॉटल साइन देखने को मिलता है, बिकॉज जो टेंडन जो मसल की जो बैली है उसकी फ्यूजिफॉर्म डायलिटेशन हो जाती है। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर आपने पहले हाइपरथायराइडिज्म को ठीक करना, एंटी थायराइड ड्रग देकर, फिर आपने ओकुलर डिस्कम्फर्ट को, ड्राइनेस को कंट्रोल करना होता है, ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन करानी होती है, और लास्ट में आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल सर्जरी और आईलिड सर्जरी परफॉर्म करनी होती है। तो ये तो ऑलमोस्ट हमारा कवर है।
और इसके अंदर आपको बायलैटरल प्रोप्टोसिस देखने को मिलती है। ये कौन सा साइन है, हमारा लिड लैग हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम वॉन ग्राफी साइन। इसके अलावा कोचर साइन और स्टाल्विक साइन भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंजेनिटल कैटरेक्ट, उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस डी लिखनी है तो उसका मिमोनिकल ट्रेस है और उसकी इन्वेस्टिगेशन लिखनी है। तो मिमोनिकल ट्रेस मैंने वैसे क्रिएट लिखा हुआ है। टी से क्या होगा, टॉक्सोकैरल ग्रैनुलोमा हो जाएगा। आर से रेटिनल ब्लास्टोमा रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। ओके, ए से क्या हो जाएगा, ए से आपका इंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट है, कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट, इसके अलावा कॉर्ड डिजीज है और लास्ट में एंडोथेल्माइटिस वगैरह पढ़ लेना है तो ये ऑलमोस्ट हमारा कवर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा वो इन्वेस्टिगेशन पूछ रहे हैं तो अपने इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आपने पार्शियल कैटरेक्ट है तो अपने फंडस एग्जामिनेशन रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करनी है, ठीक है। अगर टोटल कैटरेक्ट है तो आपने 20 स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी देखनी है ताकि आप पोस्टीरियर सेगमेंट को देख सके। 1 स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी करनी है ताकि एक्सियल लेंथ को कंपेयर कर सके। इंट्राओकुलर प्रेशर नोट करना है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर यूरिन एनालिसिस, सीरम बायोकेमिस्ट्री और सीरोलॉजिकल टेस्ट। यूरिन एनालिसिस के अंदर आपने ग्लैक्टोसीमिया लॉवी सिंड्रोम को देखना होता है और सीरोलॉजिकल टेस्ट में टॉर्च होना, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, लेंस इंस्पायरेशन, लेंसेक्टमी है। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम हमारी ये मैच्योर कैटरेक्ट की। मैच्योर कैटरेक्ट के अंदर पूरा का पूरा कॉर्टेक्स न्यूक्लियस से लेकर कैप्सूल तक पूरा ओपेसिफाई हुआ होता है और मैच्योर कैटरेक्ट की वजह से या जो हमारा इमेच्योर इंट्यूबिसेंट की वजह से फेकोमॉर्फिक और फेकोलिटिक वाला हाइपर मैच्योर की वजह से होता है। इनका डिफरेंस वगैरह देख लेना, ये आपके एग्जाम में आ सकती होती है एज अ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो मैच्योर कैटरेक्ट का सर्जिकल प्रोसीजर लिखनी है तो मैच्योर कैटरेक्ट को पहले पहचान लोगे तो ये पूरा कैटरेक्ट होगा। ये कौन सा कैटरेक्ट होता है, सिनार कैटरेक्ट। और बाकी ट्रीटमेंट के अंदर आपने बताना होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी लाइक फेकोएमल्सिफिकेशन है, फेमटोसेकंड लेजर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन आ जाता है, क्लियर। मैनुअल स्मॉल एक्सट्रैक्शन सर्जरी और कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी। और एक और बात नोट कर लेना कि जो आपने पहले बायोमेट्री परफॉर्म करानी है आईओएल पावर कैलकुलेशन, तो उसके लिए आपको केराटोमेट्री एक्सियल लेंथ चाहिए और इसका फार्मूला है एसआर की फार्मूला, सैंडर्स, रेडज़ेल्फ और क्राफ्ट मेथड है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कॉर्नियल अल्सर है, खासतौर पर बैक्टीरिया वाला वायरसेस वाला। वैसे वायरसेस वाला तो डेंड्रिटिक अल्सर होता है, मैं आपको सबका बता देता हूँ कैसे डिफरेंशिएट करना है इनका। ओके, तो पहले हम चलते हैं फंजाई वाला। फंजाई की सबसे बड़ी निशानी है कि यहाँ पे फीदरी एजेस आपको देखने को मिलते हैं, इसके अलावा आपको सेटेलाइट नोड्यूल्स के लिए आपको देखने को मिलती है, क्लियर। ये आपने नोट कर लेना। तो ये तो आ गया फंजाई का, और फंजाई में भी एस्परजिलस की वजह से होता है। इसके बाद आ जाते हैं वायरसेस के अंदर। तो वायरसेस के अंदर टिपिकल फाइंडिंग होती है, कौन सा फाइंडिंग है, ये आपकी ये डेंड्रिटिक अल्सर है फाइंडिंग है। तो ये डेंड्रिटिक अल्सर है, ये भी डेंड्रिटिक अल्सर, ओके। और ये आपका जियोग्राफिक अल्सर होता है मोस्ट प्रोबेबली, ओके। तो ऑलमोस्ट हमारा कवर हो जाएगा। तो इसके बाद हम आगे आ जाते हैं बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। तो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के अंदर आपको जो उसकी सबसे बड़ी निशानी है कि जो उसके जो मार्जिन्स होते हैं ना वो डिमार्केटेड होते हैं, शार्प मार्जिन्स होते हैं, ये आपने नोट कर लेने बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में। और यहाँ पे जो डाई यूज़ करते हैं फ्लोरेसिन डाई है। अब जो फ्लोरेसिन स्टेनिंग या जो डाई यूज़ करते हैं ऑरेंज होती है, ब्लू लाइट डालने से वो ग्रीन को स्टेन करना शुरू कर देती है अल्सरेटेड एरियाज को, तो ये आपने नोट कर लेना। बाकी इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर, बैक्टीरिया कॉर्नियल अल्सर। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आपने हॉस्पिटलाइजेशन करनी है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना, इन्वेस्टिगेशन करानी है लाइक ब्लड CBC आपने परफॉर्म कराना है, ESR ब्लड शुगर लेवल, यूरिन वाला इन्वेस्टिगेशन। और लास्ट में माइक्रोबायोलॉजिकल है। माइक्रोबायोलॉजिकल के अंदर आपने क्या करना है कि अल्सर की बेस और मार्जिन को आपने स्क्रैप करना है। बेस को देखने के लिए हम कौन से स्टेन यूज़ करते हैं, हम फ्लोरेसिन यूज़ करते हैं, जबकि मार्जिन को देखने के लिए रॉस बेंगाल स्टेनिंग वगैरह यूज़ करते होते हैं। कौन सा स्पैचुला यूज़ करेंगे, किमोरा स्पैचुला। और लास्ट में स्टेनिंग करेंगे ग्राम और जिप्सा स्टेनिंग से 10% KOH से और कल्चर सेंसिटिविटी करेंगे और फिर इसको ट्रीट करेंगे। तो ट्रीटमेंट के अंदर या इसको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें है, नंबर 1 कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन करने अंदर हमेशा एंटीबायोटिक यूज़ करनी होती है। रिलीफ ऑफ पेन, पेन को रिलीव करने के लिए हमेशा आपने एट्रोपिन या एनाल्जेसिक्स या फिर आपने एंटीग्लूकोमा ड्रग देनी है। डेस्मेटोसील का मतलब है कि जो आपका डिस्मेंट मेम्ब्रेन है उसकी हर्निएशन होना शुरू हो गया, ठीक है। डिस्मेंट मेम्ब्रेन एक्सपोज हो गई है, हर्निएट करना शुरू कर दी है थ्रू द डिफेक्ट, उसको डेस्मेटोसील कहते हैं। इसको ठीक कैसे करना होता है, अब इसका निमोनिक है EBC पैड, तो एंटीग्लूकोमा ड्रग यूज़ करना है। बैंडेज कॉन्टैक्ट है, कंजक्टिवल फ्लैप है, पी से क्या हो जाएगा, प्रेशर बैंडेज है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट या थेरापेटिक केराटोप्लास्टी परफॉर्म करनी है। और अगर नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर है तो आपने इसको कैसे करना है, उसका निमोनिक होता है टॉक्ट, ओके। टी से टार्सोरेफी है, ए से एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन, यू से अम्बिलिकल कॉर्ड सीरम, टी से आपका सी से आपका कंजक्टिवल फ्लैप और टी से थेरापेटिक केराटोप्लास्टी आ जाता है, ओके। तो ऑलमोस्ट हमारा ये कवर हो गया है क्वेश्चन। तो आगे है वर्नर केराटोकंजक्टिवाइटिस। वर्नर केराटोकंजक्टिवाइटिस या सेपरिंग केटार या वर्नर केटार, इसकी बहुत इजी डायग्राम होती है। तो इजी डायग्राम में आपको 2 चीज़ें नोट करनी होती है। नंबर 1 आपका हॉर्नर टर्न टास नोड्यूल होती है जो कि लिम्बस को सराउंड करना शुरू कर देती है, ओके। और दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कोबलस्टोन पैपिले। तो जो कोबलस्टोन पैपिले या जॉइंट पैपिले आपको देखने को मिलती है इसके अंदर, क्लियर। तो जो आपका कोबलस्टोन पैपिले या जॉइंट पैपिले इसी कंडीशन के अंदर आते होते हैं। तो ये तो ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो इसके आगे 3 टाइप्स होती है, पाल्पेब्रल, लिम्बल फॉर्म और मिक्स्ड फॉर्म होती है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन वगैरह देख लो तो कॉम्प्लिकेशन में केराटोपैथी है लाइक पंक्टिएट एपिथेलियल एरोजन या मैक्रोरीजन हो सकती है, प्लाक या शील्ड अल्सर हो सकती है, सब एपिथेलियल स्कारिंग है, सुपरफिशियल वेस्कुलराइजेशन और केराटोकोनस है। और ट्रीटमेंट के तहत आपने टॉपिकल और सिस्टमिक थेरेपी है। सिस्टमिक थेरेपी के अंदर आपने एलर्जन को अवॉइड करना है, कोल्ड कंप्रेशन है, मासल स्टेबिलाइजर आ जाती है आपके कंबाइंड एंटीहिस्टामिन वाला या मासल स्टेबिलाइजर, एंटीहिस्टामिन हो गया। एनसेड आपने यूज़ करनी है, स्टीरॉइड यूज़ करनी है। अगर स्टीरॉइड कंट्राइंडिकेटेड है तो आपने एसिटाइलसिस्टीन या साइक्लोस्पोरिन
एसिटाइलसिस्टीन वगैरह नहीं, जो एसिटाइलसिस्टीन है वो तो आगे प्लाक अल्सर के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, ऑलमोस्ट ये कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अच्छा, इसकी फाइंडिंग्स तो आपको मैंने बता दिया कि हॉर्नेट रन टास्क नोड्यूल पैपिलरी हाइपरट्रॉफी आपको देखने को मिलती है, रोपी सिक्रेशन भी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद है कि डायबिटिक सिनेरियो है, डायबिटिक पेशेंट है, सडन वीगन लॉस है एक आइस के अंदर, ठीक है। तो डायबिटिक या सडन लॉस ऑफ वीगन है। अब सडन लॉस ऑफ वीगन है डायबिटिक के अंदर दो चीज़ें आपकी आती होती है वैसे मोस्टली। अगर कॉटन वूल स्पॉट वगैरह मौजूद है तो आपने CRVO की तरफ जाना है। अगर कुछ भी इतना खास नहीं दिया हुआ तो आपने विट्रस हैमरेज की तरफ चले जाना होता है, ठीक है। अब विट्रस हैमरेज की डायग्राम तो वैसे एज इट इज़ नहीं देते, क्योंकि पता है कि अगर डायग्राम दे दी तो सारा नजर आ जाएगा डायग्राम में, तो वो विट्रस हैमरेज नहीं देंगे। लाइक अगर विट्रस हैमरेज की डायग्राम आपने देखनी है तो यहाँ पे किताब में तो अवेलेबल नहीं है, आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। तो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन का मोस्ट प्रोबेबली सिनेरियो होगा, और यहाँ पे आपको टोमेटो सप्लैश अपीयरेंस वगैरह देखने को मिलती है किस टाइप में, स्कीमिक वाले टाइप के अंदर, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लेना है। अब इसकी हमेशा वो पहले क्लिनिकल फाइंडिंग पूछेगा, तो क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर आपने पहले हेमरेजेस बताने हैं, लाइक आपके डॉट ब्लॉट या फ्लेम शेप हेमरेजेस होती है, तमाम कॉन्टेंट में काफ़ी ज़्यादा होती है। कॉटन वूल स्पॉट देखने को मिलेगा, डिस्क का एडीमा हो जाएगा, ओके, मैकुलर एडीमा भी देखने को मिलेगा, टोमेटो सप्लैश अपीयरेंस देखने को मिलती है, कॉटन वूल स्पॉट हो गया, डिस्क एडीमा हो गया। इन्वेस्टिगेशन के अंदर फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी, जिसमें कैपिलरी नॉन परफियन और ओसीटी आपने करनी होती है, ओके। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्रॉनिक सिस्टोइड मैकुलर एडीमा रोबियोजा हाइड्रेटिस, जिसको हम 100 डे ग्लोकोमा भी कहते होते हैं, क्योंकि 3 महीनों के अंदर होता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या करना है कि लाइक मैकुलर एडीमा को ठीक करना। मैकुलर एडीमा को कैसे ठीक करोगे आप, एंटीवायरस इस्तेमाल करोगे और मेडिकल थेरेपी से ठीक करते होते हैं। बाकी रोबियोजा हाइड्रेटिस को कैसे ठीक करोगे, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन और क्रायोथेरेपी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बुफ्थाल्मोस, ओके। ग्लोकोमा वाले चैप्टर में से मैंने कहा था कि ग्लोकोमा में से या तो ड्रग्स देगा या फिर कंजेनिटल ग्लोकोमा, जिसको बुफ्थाल्मोस वगैरह कहते हैं। तो ये आपने आइज को देख लेना, इतनी बड़ी बड़ी आइज सिर्फ एक ही डिजीज के अंदर होती है, वही बुफ्थाल्मोस या कंजेनिटल ग्लोकोमा। उसके अंदर ये नोट कर लेना कि अगर कॉर्निया का डायमीटर 12 मिलीमीटर तो ये सस्पिशियस है, अगर 13 है तो ये डायग्नोस्टिक, अगर 14 है तो ये एडवांस स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलता होता है। बुफ्थाल्मोस के अंदर इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करनी होती है, तो आपने क्या करना, नंबर 1 टोनोमेट्री, जिसमें आईओपी ज़्यादा देखने को मिलेगा, नंबर 2 कॉर्नियल डायमीटर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, नंबर 3 फंडोस्कोपी, नंबर 4 कॉर्नियोस्कोपिक फाइंडिंग है, ओके। और इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी नोट कर लो कि अगर वेस्ट आईओपी है तो वो रेटिनोब्लास्टोमा में आरपीआर में और एंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस में होता है। अगर ज्यादा आंसू निकल रहे हैं तो ये कंजेनिटल एनएलटी के अंदर होता है। कॉर्नियक इनलार्जमेंट है तो ये मेगालो कॉर्निया हाई मायोपिया, कॉर्नियल क्लाउडीनेस है तो ये केराटोमलेशिया या बर्थ ट्रॉमा या इन्फ्लेमेटरी कॉर्नियल डिजीज है। ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकल थेरेपी, मियोटिस को छोड़ के आपने सारी ड्रग्स देनी है, कॉर्नियोटमी प्रोसीजर ऑफ चॉइस। इसके अलावा ट्रेबिकुलोटमी, ट्रेबिकुलेक्टमी, आर्टिफिशियल ड्रेनेज चैनल आ जाती होती है। इसके बाद यहाँ पे ग्लूकोमेटस कपिंग वगैरह दी हुई है। कुछ कह रहे हैं कि ऑप्टिक एयरट्रॉफी है। अब ये तो बहुत आसानी से पता लग जाता है कि अगर प्राइमरी ऑप्टिक एयरट्रॉफी है ना, तो प्राइमरी ऑप्टिक एयरट्रॉफी होती है किस वजह से होती है। प्राइमरी ऑप्टिक एयरट्रॉफी का मतलब है कि डिजीज आपका ऑप्टिक डिस्क से प्रॉक्सिमल पड़ा हुआ है, ठीक है, विदाउट द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व हेड, या ऑप्टिक डिस्क की कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है। तो ये रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस की वजह से, ऑप्टिक न्यूरोपैथी की वजह से देखने को मिलता है। इसमें जो डिस्क होती है बिल्कुल चिट्टी होगी, बिल्कुल चाकी वाइट आपको डिस्क देखने को मिलती है, लेकिन ग्लोकोमा के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता होता, क्लियर। इसके अलावा लेमिना सिब्रोसा विजिबल होता है, क्लियर मार्जिन होती है, चाकी वाइट डेपोजिशन, तो आपने नोट कर लेना, ओके। जबकि अगर मैं ग्लोकोमा की डायग्राम दिखाऊं, ग्लोकोमा के अंदर जो C/D रेशो होता है, कप ओवर डिस्क रेशो, आपको 0.3 से एलिवेटेड देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। तो जो कप ओवर डिस्क रेशो वाला है, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कपिंग, वैसे नॉर्मली ये वाला चीज़ इतनी छोटे होता है कप, लेकिन अगर ज़्यादा देखने को मिले तो ये आपको क्या, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, कपिंग हो गया। लाइक अगर मैं यहाँ पे इतना कप को शुमार करूँ, वैसे इतना बड़ा होता नहीं है, और यहाँ पे देखो कि इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, ओके। तो जो आपका जो शेडो है ना, जितना ये जो बड़ा है ये वाला, ये आपका कपिंग में आता होता है, क्लियर। तो C/D रेशो बढ़ गया है, तो नॉर्मली अगर 0.3 है तो इससे ऊपर आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके अलावा आपको नर्व फाइबर लेयर डिफेक्ट, न्यूरो रेटिनल रिम, ये भी देखने को मिलेगा, या नेजलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल है, ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा डायग्नोसिस तो हमारा हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या क्या लिखोगे, लाइक इन्वेस्टिगेशन है जो प्राइमरी ऑप्टिक, असल में ये डायग्नोसिस होगा प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी का, क्योंकि ग्लोकोमा से ऑलरेडी बुफ्थाल्मोस आ चुका है, तो दो जगह से ऑलमोस्ट कभी भी नहीं देगा। तो इसका जो होगा ना मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोस तो प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी होगा। बाकी प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी के लिए क्या डायग्नोसिस करोगे आप, पहले तो फंडोस्कोपी वगैरह करोगे, तो उसमें चाकी वाइट क्लियर मार्जिन होगा, लेमिना सिब्रोसा विजिबल होगा, ठीक है। इसके अलावा और बाकी जो आपने रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस वाली लिख देनी है, लाइक उसमें आपने क्या क्या विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा, लाइक सेंट्रोसिकल या सेंट्रल स्कोटोमा, विजुअल इवोक्ड मायोजेनिक पोटेंशियल, नहीं मायोजेनिक नहीं होता, MRI ब्रेन ब्लड CP एंड CSR सीरोलॉजिकल और लंबर पंक्चर होता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस आपकी MRI होती है, और ट्रीटमेंट के अंदर आपने ओरल प्रेडनिसोलोन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, इंट्रावीनस मिथाइल प्रेडनिसोलोन, इंट्रामस्कुलर इंटरफेरॉन बीटा और विटामिन B1 B6 और B12 देना होता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन भी हो गया, ट्रीटमेंट भी हो गया। इसके बाद वायर स्पेकुलम है, ये पहले दफ़ा मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना है ऑस्मी में, तो ये वायर स्पेकुलम होता है, ठीक है। नेम फॉर सर्जरी इन विच इट इज यूज, तो वायर स्पेकुलम की 4 सर्जरी आपने बतानी है।
सबसे पहले आपने इसके दो यूजेस बता दिए हैं कि आईलिड को सेपरेट करने के लिए और अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो आपको सर्जरी पता लाइक आपकी कंजक्टाइवल सर्जरी आपने नोट कर लेनी है, क्लेजियन की सर्जरी आप बता देना, ठीक है। मोटी मोटी जो आपको सर्जरी मेजॉरिटी पता है ऑप्थेल्मोलॉजी में, या फिर आपका फेको होता है, यानी मेजर सर्जरी के अंदर वायर स्पेकुलम आपको यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होती है, नेक्स्ट है ईसोफेगोस्कोप। हाँ, ईसोफेगोस्कोप का ईएनटी में तो था, लेकिन अच्छा गलती से उसने ईएनटी वाली चीज़ें यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, ओके। तो इसके बाद थायराइड आई डिजीज़ वाला है। थायराइड आई डिजीज़ को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेंट्रल रेटिनल वेनोक्लियन एंट्रोपियन, डीडी ऑफ ल्यूकोकोरिया, ऑलमोस्ट ये कर चुका हूँ। वायरल कंजक्टिवाइटिस वाला टॉपिक रह गया है, ठीक है। अब जो वायरल कंजक्टिवाइटिस वाला टॉपिक है, तो वायरल कंजक्टिवाइटिस के अंदर आपने क्या नोट करना, लाइक आपके जो आईलिड्स जो होगी ना पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, वहाँ पे आपको फॉलिकल्स वगैरह देखने को मिलेगी। लाइक ये वाले अगर आप देखो ना, यहाँ पे आपको फॉलिकल्स देखने को मिलेगी। इसी से आप पहचानोगे। और सिनेरियो में आपका कोई ना कोई वाटरी डिस्चार्ज या हाइपरीमिया, सब कंजक्टिवल हेमरेज या सूडोमेब्रिन फॉर्मेशन या लिम्फेडिनोपैथी दिया होगा। डायग्नोसिस कैसे बनाओगे, जिम्स स्टेनिंग से, इम्यूनोफ्लोरेसेंस से, पीसीआर से, इम्यूनोग्लोबुलिन से। इसके अलावा आप क्या करते हो, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी। ट्रीटमेंट के अंदर आपने कोई एंटी वायरल नहीं देनी, एंटीबायोटिक देते हैं फॉर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और कोल्ड वाटर एप्लीकेशन देने होता है। और टॉपिकल स्टीरॉइड दोगे डाइल्यूट कंसेंट्रेशन के अंदर फॉर सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, ठीक है। अब ज़्यादा कंसेंट्रेटेड फॉर्म ही नहीं देने के, ऐसा ना हो कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाए। तो ऑलमोस्ट ये कवर हो चुका है। इसके बाद है वायर वैक्टिस, आई थिंक यही लिखा हुआ है, ओके, दिस इज द वायर वैक्टिस। तो ये क्या होता है, सर्कुलर ओवल स्ट्रक्चर अटैच टू द मेटालिक हैंडल है। तो ये आपको मेटालिक हैंडल, उसके साथ सर्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी इन शॉर्ट के जो आपका पेप्सी का कैन खोलने के लिए जो होता है ना, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसने ये किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए, लाइक अगर लेंस डिसलोकेटेड या सबलक्सेटेड है, और न्यूक्लियस को रिमूव करना इन द एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी, तो ये इसके वायर वैक्टिस आ जाएगा। आगे है ट्रिपल फ्रेम। ओके, तो ये ट्रायल से ग्लासेस होते हैं जो आपको पहनाए जाते हैं कि आपका नंबर वगैरह चेक करने के लिए। तो ओके, तो इन शॉर्ट आपने बस ये नोट कर लेना है ट्रिपल फ्रेम वाले को। सॉरी, मैं इसको ट्रिपल फ्रेम कह रहा हूँ, यार ट्रायल फ्रेम है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रांच रेटिनल वेनोक्लियन। अब ब्रांच रेटिनल वेनोक्लियन आपको सुपीरियर टेम्पोरल क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगी। बाकी वही फीचर्स होंगे जो आपको सेंट्रल रेटिनल वेनोक्लियन में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक होगा किसी एक जगह के ऊपर। लाइक आपका अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, ओके, तो ये तो आपको तकरीबन पूरे क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व करा, लेकिन अगर ये सुपीरियर टेम्पोरल को इन्वॉल्व करता तो उसको हम ब्रांच रेटिनल वेनोक्लियन कहते हैं। बल्कि यहाँ अगर आप यहाँ पे देखो, एक स्पेसिफिक क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व करा, ओके, वैसे ही लोअर को इन्वॉल्व करा, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये सुपीरियर टेम्पोरल को इन्वॉल्व करता होता है। इसके बाद फॉरेन बॉडी इन कॉर्निया का यहाँ पे एक डायग्राम है। तो फॉरेन बॉडी इन कॉर्निया, तो ये डायग्राम क्लासिकल डायग्राम है फॉरेन बॉडी इन कॉर्निया की। कैसे रिमूव करोगे आप, कि आप टॉपिकल एनेस्थीसिया दोगे, कैसे दोगे कि जायरोकिन वगैरह यूज करोगे, फिर आईलेट की सेपरेशन करोगे यूनिवर्सल आई स्पेकुलम से, फिर आप सेलाइन से इरिगेट करोगे ताकि लूज लाइंग फॉरेन बॉडी को निकाल दो। अगर सुपरफिशियल फॉरेन बॉडी है तो कॉटन टिप एप्लीकेटर, अगर सुपरफिशियली एम्बेडेड फॉरेन बॉडी है तो फॉरेन बॉडी स्पड या हाइपोडर्मिक नीडल, और अगर डीप सीटेड फॉरेन बॉडी है तो आपने मैग्नेट यूज करना है। लास्ट में आपने एंटीबायोटिक यूज करनी होती है। कॉम्प्लिकेशन कहते हैं कॉर्नियल इन्फेक्शन और अल्सरेशन हो सकती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट एक्ट्रोपियान है। तो एक्ट्रोपियान के अंदर क्या होगा, आपका लोअर आईलिड मार्जिन होगा वो आपका इवर्टेड हुआ पड़ा होगा, उसकी वजह से आपको एक स्क्वायर केराटाइटिस देखने को मिल सकता होता है, ओके। ड्राई आइस भी आपको देखने को मिल सकती है, या फिर पूरा वगैरह ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ये आपकी कॉम्प्लिकेशन है। और इसको ठीक कैसे करना होता है एक्ट्रोपियान को, ओके। तो जो एक्ट्रोपियान को, जो सिनाल वाला ना, सिनाल के अंदर आपके एमएचएम आ जाती है, मीडियल कंजक्टिवा प्लास्टी, हॉरिजॉन्टल शॉर्टनिंग और मॉडिफाइड कॉन्सिसोमिनोस की ऑपरेशन है। सिकाट्रेशियल एक्ट्रोपियान में आपने वी बाई ऑपरेशन, जी प्लास्टिक और स्किन ग्राफ्टिंग वाला आ जाती होती है। और पैरालिटिक के अंदर आपने आर्टिफिशियल टीयर, लुब्रिकेशन और टार्सोरेफी आपने करना है, ओके। तो ऑलमोस्ट ये हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कॉन्जेनिटल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। कॉन्जेनिटल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ऑप्थेल्मोलॉजी में एनएलडी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कॉन्जेनिटल एनएलडी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसको आपने कैसे पहचाना है, अब इसको ज़्यादातर आप पहचानोगे सिनेरियो से। क्लिनिकल सिनेरियो दिया होगा कि वाटरी डिस्चार्ज है, ठीक है, ओके, वाटरी डिस्चार्ज है। इसके अलावा बताया होगा कि क्योंकि टेस्ट तो 3 से लेकर 4 हफ्तों में जाके प्रोड्यूस होते हैं, ओके। वाटर डिस्चार्ज तो रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव होगा, स्टिकी म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज भी होगी, तो आपने कॉन्जेनिटल एनएलडी देना है। और अगर कोई स्पेसिफिक एज दी होगी, लाइक आपने नोट करना है कि 4 साल के बाद आप डीसीआर करते हो, उससे पहले 1 साल के बाद आप सिरिंजिंग प्रॉपिंग करते हो, लेकिन इससे पहले आप कंजर्वेटिव है, जिसमें क्रिकुलर मसाज, एंटीबायोटिक, स्पॉन्टेनियस पेटेंसी आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हर्पीज जोस्टर केराटाइटिस है। हर्पीज जोस्टर केराटाइटिस के अंदर, इसके अंदर भी डेंड्रिटिक अल्सर हो सकता है, लेकिन इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप होती है अल्सर की, वो मैं आपको बताता हूँ कॉर्निया में से, ओके। लाइक अगर आप आ जाओ ना यहाँ पर,
हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मेटिकस के अंदर तो यहाँ पे अल्सरेशन होगी, लेकिन अल्सरेशन से ज़्यादा अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो कि लीजन होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मैक्यूलोपैपुलर इरप्शन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये वेजिकुलर या मैक्यूलोपैपुलर इरप्शन होती है ऑन द स्किन ऑफ फॉरहेड ऑप्थेल्मिक रीजन के अंदर। तो इससे आप पहचानोगे डेंड्रिटिक अल्सर दोनों के अंदर होता है, लेकिन अगर ये चीज़ आ गई तो ये हर्पीज जोस्टर को इंडिकेट कर रहा है, ना कि हर्पीज सिम्प्लेक्स जो कि डेंड्रिटिक अल्सर करवाता है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ट्रेकियासिस और एंट्रोपियन कवर हो गया, कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा भी हो गया, डायबिटिक रेटिनोपैथी ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता दूँ डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। ओके, अब आपने सवाल एग्जाम में आएगा कि कोई ना कोई डायग्राम होगी, ये पहचाना कि प्री प्रोलिफरेटिव या प्रोलिफरेटिव है। प्री प्रोलिफरेटिव के अंदर कोई न्यू वास्कुलराइजेशन होती है, प्रोलिफरेशन के अंदर वास्कुलराइजेशन होती है। वास्कुलराइजेशन को कैसे पहचानोगे, ये आपके ऑप्टिक डिस्क में से छोटे छोटे लीकी वेसल निकलना शुरू हो रही है, तो ये न्यू वेसल और डेड डिस्क है। इसके अलावा कहीं और निकल रही है तो न्यू वेसल एल्सवेयर होती है, लाइक छोटी छोटी आपकी ब्रांचिंग वेसल है। इसके अलावा ये आपके कौन से, ये आपके बहुत सारे हैमरेजेस है। ये आपका जो आपका बड़ा वाला ना, बड़ा वाला जो स्पॉट है उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट एक्सुडेट, ठीक है, कॉटन वॉल स्पॉट। जबकि जो छोटे छोटे स्पॉट्स है आपके हार्ड एक्सुडेट होते हैं। इन शॉर्ट के हमारा डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर है। बाकी थायराइड आई डिजीज, आई स्पेकुलम वगैरह कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो ये हमारा हो गया है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं एक्ट्रोपियन। अब देखो ना, आईलिड के अंदर या तो एक्ट्रोपियन, एंट्रोपियन या फिर आपका टॉसिस में से सवाल आ रहा होता है, तो एक्ट्रोपियन को तो आप पहचान लोगे आराम से। इसके बाद नेक्स्ट है कि पाइलोकार्पिन के ड्रॉप्स। अब पाइलोकार्पिन के ड्रॉप्स वंस अगेन एक ग्लोकोमा में से सवाल है। पाइलोकार्पिन किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सिम्पैथोमिमेटिक वाली कैटेगरी से, मियोटिक्स होती है। तो ये एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के लिए ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस होती है। करती क्या है, स्फिंक्टर पिपलाई की कॉन्ट्रैक्शन कराती है, आइरिस को अवे मूव करती है फ्रॉम द ट्रैपिकुलम, एंगल को ओपन कर देती है, आउटफ्लो को बढ़ा देती है। पाइलोकार्पिन आपने 1 या 2 या 4% लेना होता है। इसके जो साइड इफेक्ट्स में मियोसिस और स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन है, जिसकी वजह से फ्रंटल हेडेक हो सकता है। बस ये आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मेटिकस। कैसे पहचानोगे, 1 सेकंड आपको वेजिकुलर इरप्शन आपको देखने को मिलेगी, उसका ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन ये आपसे हर बंदे से पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपने करना कि आपने इसको सिस्टमिक और आपके जो टॉपिकल होती है वो आपकी एसाइक्लोविर है। एसाइक्लोविर इज अ ड्रग ऑफ द चॉइस, इसके लिए इस्तेमाल करते होते हैं, चाहे वो ओरल है, इंट्रावेनस है या फिर टॉपिकल है। इसके अलावा आपने एनाल्जेसिक है, क्योंकि पेन काफ़ी ज़्यादा शदीद वाला होता है। एंटीबायोटिक आपने सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए देनी है, और स्टीरॉइड्स पे आपने देना होता है, लेकिन डाइल्यूट कंसंट्रेशन के अंदर टू कंट्रोल द पेन है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस है, पिक ट्रैकोमा की तरह थी, लेकिन सिनेरियो में लिखा था कि वाटर डिस्चार्ज होता है। ओके, तो वाकई में ट्रैकोमा में तो वाटर डिस्चार्ज तो हो नहीं सकता, ठीक है। जो वाटर डिस्चार्ज होता है वो वायरल कंजक्टिवाइटिस में, और वायरल कंजक्टिवाइटिस और ट्रैकोमा दोनों में क्या सिमिलैरिटी होती है, दोनों के अंदर आपको फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ट्रैकोमा के अंदर आपको लाइक फॉलिकल, ट्रैकोमेटस फॉलिकल के अलावा आपको कॉर्नियल पेनस, कॉर्नियल अल्सरेशन, आर्ट्स लाइन, हार्बर्ट स्पिट, ये आपको हार्बर्ट स्पिट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन भी ट्रैकोमा में कॉमन होती है। वाटर डिस्चार्ज आपको वायरस में ज़्यादा देखने को मिलती है। किससे होता है, एपिडेमिक केराटो कंजक्टिवाइटिस, एटिनो वायरस 8/1937, जबकि 3-4 साल वाला फ्रेंजो कंजक्टिवल फीवर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि डेक्रियोसिस्टाइटिस। अब एक्यूट डेक्रियोसिस्टाइटिस के अंदर आपको एक्यूट रेडिनेस यानी एक्यूट पेन वगैरह, ये रेडिनेस देखने को मिलेगी। रिगर्जिटेशन टेस्ट परफॉर्म नहीं करना, डीसीआर भी आपने परफॉर्म नहीं करना होता, और इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछा हुआ है, ठीक है, डेक्रियोसिस्टाइटिस का। ओके, तो सॉरी, डेक्रोसिस्टाइटिस नहीं बल्कि एनएलडी। अब जो एनएलडी होता है ना, ये भी डेक्रोसिस्टाइटिस है, लेकिन ये कॉन्जेनिटल डेक्रोसिस्टाइटिस होता है, वो तो आप देख लोगे। बाकी ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन की डायग्राम रेटिना वाली थी, तो ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन वन सेकंड आपको एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रेंट में आपको ओक्लूजन देखने को मिलेगी, बाकी आपका रेटिना क्लियर होता है। इसके बाद कॉर्नियल फॉरम बॉडी हो गया, ट्रायल फ्रेम ग्लास की पिक हो गया, इजोट्रोपिया स्क्विंट भी हो गया। इसके अलावा सबलक्सेशन ऑफ लेंस की सबलक्सेशन, जिसको हम एक्टोपिया लेंटिस वगैरह कहते हैं। तो एक्टोपिया लेंटिस की मोटी मोटी एग्जाम्पल नोट कर लो कि एक्टोपिया लेंटिस लाइक ये मार्फल सिंड्रोम की वजह से होता है, व्हील मार्चिसानी सिंड्रोम की वजह से होता है, होमोसिस्टिन यूरिया सल्फाइड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी। अब ये डायरेक्शन को नोट करना, लाइक मार्फल के अंदर सुपीरियर टेम्पोरल होता है, व्हील मार्चिसानी के अंदर एंटीरियर इन्फीरियर होता है, होमोसिस्टिन यूरिया के अंदर इन्फीरियर नेजल आपको देखने को मिलती है डिसलोकेशन। उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आपने लेंस को निकाल देना होता है लाइक, और इसके अलावा रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करना है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लेंस, या फिर आपने फेकोमल्सिफिकेशन वाला ये परफॉर्म करते होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सबलक्सेशन ऑफ लेंस तो हो गया। इसके बाद है कि हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर। हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर, तो ये क्लासिकल डायग्राम यहाँ पे दिया है, इसमें इस जगह पर हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर। ओके, ठीक है, तो ये हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर आ जाएगा। हाइपोपियन है, यहाँ पे आपको हिजीनेस देखने को मिलती है कॉर्निया की। ओके, बाकी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद मैच्योर कैटरेक्ट है। मैच्योर कैटरेक्ट की वजह से जो फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा हो सकता है, ये डायग्राम मैच्योर कैटरेक्ट की है मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप आओगे ना यहाँ पर सिनाइल कैटरेक्ट वाले टॉपिक के अंदर है। ओके,
तो ये मेच्योर कैटरेक्ट है, जिसकी वजह से फेकोमॉर्फिक ग्लूकोमा, और कैसे आपने डायग्नोस कैसे करोगे, सिंपल टास्क से या डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से या स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन से, और उसका जो ट्रीटमेंट आपने करना है, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या होता है, आपने फेकोमल्सिफिकेशन वगैरह एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी ये आपने परफॉर्म करनी होती है। नेक्स्ट है डायबिटिक रेटिनोपैथी और हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंसिव कितना ज़्यादा खास नहीं आता होता, ठीक है, लेकिन अगर हाइपरटेंसिव आ गया तो फिर कैसे पहचानोगे। हाइपरटेंसिव के अंदर आपको एक दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो कि स्पेसिफिक होती है। लाइक अगर आप देखो ना यहाँ पर लाइक इस डायग्राम के अंदर आपको एवी निकिंग देखने को मिलेगी। तो जो एवी निकिंग है ये आपको हाइपरटेंशन में देखने को मिलती है, खासकर ग्रेड 4। लेकिन हाइपरटेंशन की इतनी खास डायग्राम एग्जाम में नहीं आएगी क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी इज मच मोर कॉमन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी को डायग्नोस कैसे करोगे, फंडस एग्जामिनेशन से, एफएफए से और ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी से। और इसका जो ट्रीटमेंट है मेडिकल के अंदर आपने इंट्राविट्रल एंटी वेजेफ और इंट्राविट्रल ट्राइमसिनोलोन एसिटेनाइड यूज करना होता है, ठीक है, स्टीरॉयड आपने यूज करना है। बाकी लेजर फोटोकोगुलेशन, फोकल डिफ्यूज और ग्रिड आ जाएगा, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, और सर्जरी के अंदर पार्स प्लानर विट्रेक्टोमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉर्नियल सीजर या वेनी सीजर है। अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है। अब वेनी सीजर वी से, वेनी सीजर और वी से आपका आ जाएगा विट्रस आ जाएगा। तो वेनी सीजर इस्तेमाल होती है विट्रस को कट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब बहुत सारे लोग सीजर्स को से मिक्स कर देते हैं फॉरसेप्स से। सीजर्स क्या होती है, कट करने के लिए इस्तेमाल होती है, दैट इज वाई दे आर शार्प। लेकिन जो फॉरसेप्स होती है कट करने के लिए नहीं बल्कि होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो इनके एंड्स इतना ज़्यादा शार्प नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर वेनी सीजर में और कॉर्नियल सीजर में डिफरेंस पूछा हुआ है, ठीक है। एक तो बड़ा सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो कॉर्नियल सीजर में आपको 3 सुराख देखने को मिलते हैं, ठीक है, और वेनी सीजर में आपको ऐसा कोई सुराख वगैरह नहीं देखने को मिलता। तो ये बात नोट कर लेना, वैसे ये फजूल सा डिफरेंस है, ओके। जबकि ये कंजक्टिवा वाली सीजर है। कंजक्टिवा वाले सीजर में ये देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी जो एंड्स होती है रिलेटिवली स्ट्रेट होती है, लेकिन वेनिस वाले थोड़े से टेढ़े होते हैं ऊपर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाइक ऑप्थेल्मोलॉजिक ट्रायल फ्रेम है। ट्रायल फ्रेम को आप देख लेना कि जो आगे चेक करते हैं वीएन को, रिफ्रैक्टिव एरर को देखने के लिए, ये रेटिनास्कोपी में भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टॉसिस है। टॉसिस, अब टॉसिस का इजीली सिनेरियो नहीं आएगा। लाइक टॉसिस के अंदर वो किसी ना किसी घुमा फिरा के सिनेरियो देगा। फॉर एग्जांपल ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड है, तो आप सिंपल टॉसिस लिख के आओगे, आपका आंसर में भी इनकम्प्लीट हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में टॉसिस भी है, लेकिन टॉसिस के साथ क्या प्यूपिल की कॉन्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, तो आपने बताना है कि टॉसिस या पैरालिटिक्स टॉसिस ड्यू टू हॉर्नर सिंड्रोम, या अगर एक्स्ट्राओकुलर मसल की पैरालिसिस है तो आपने बताना है पैरालिटिक टॉसिस ड्यू टू थर्ड क्रेनियल पाल्सी है, ओके। अगर बूढ़ा है, एजिंग है, तो उसकी वजह से इन्वोल्यूशनल या फिर आपका आ जाएगा सिनाल टॉसिस आ जाएगा, जिसके अंदर क्या होता है कि आईलिड की क्रीज हायर पोजीशन होती है, लिवेटर का फंक्शन नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें लिवेटर का फंक्शन खराब होता है, स्किन की आईलिड क्रीज ही नहीं होती, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। थायराइड आई डिजीज तो हो जाएगा। कंजेनिटल ग्लोकोमा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, ओके, बुफ्थाल्मोस वाला टॉपिक था आपने, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अगर कैटरैक्ट रोज शेप हो, रोजेट शेप जो कैटरैक्ट होता है किस में आता होता है, आपका ट्रोमेटिक कैटरैक्ट होता है, कंटिगन इंजरी की वजह से होता है। डायबिटीज की वजह से आपका कौन सा कैटरैक्ट होता है, डायबिटीज की वजह से स्नो स्टॉर्म या स्नो फ्लेक कैटरैक्ट होता है। जबकि सनफ्लावर कैटरैक्ट की आपको विल्सन डिजीज में देखने को मिलता है ड्यू टू कॉपर डेपोजिशन है। तो ट्रोमेटिक कैटरैक्ट को नोट कर लेना। बाकी ट्रोमेटिक कैटरैक्ट के आगे जो वो पूछ रहा है कि लाइक डायग्नोसिस कैसे करोगे, ट्रीटमेंट तो ऑलमोस्ट हमारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी और सेंट्रल रेटिनल बेनोक्लियन, ये भी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की डिफरेंट स्टेजेस होती है, बैकग्राउंड, प्री प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव, एडवांस वाला, ये नोट कर लेना। आगे बर्नर केराटोकंजक्टिवाइटिस ये भी हो जाएगा, कॉर्नियल अल्सर ये भी हो जाएगा, एंट्रोपिया ट्रेकियासिस ये भी कवर करा दिया, वायरस स्पेकुलम कैटरैक्ट है, ओके, तो ऑलमोस्ट ये कवर हो जाएगा। बाकी एंट्रोपियान की पिक आई हुई थी, तो एंट्रोपियान की पिक दोबारा आ गई है, तो आप पहचान लो कि आईलिड मार्जिन इनवर्ट रोल होगा। कॉजेस भी ऑलमोस्ट हो गया है इसकी, कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड सिनाल सिकाट्रिशियल स्पास्टिक आ जाएगा। उनके मोटे मोटे कॉजेस लिख देना कि लाइक सिकाट्रिशियल के अंदर आपने ट्रैकोमा लिख देना, स्पास्टिक के अंदर आपने लिख देना है कि एट्रोफी ऑफ लोअर आईलिड ट्रैक्टर, कॉन्जेनिटल के अंदर डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी और कॉम्प्लिकेशन के अंदर ट्रिकियासिस वाली लाइक कंजक्टिवाइटिस, केराटाइटिस, कॉर्नियोलोपेसिटी आ जाएगा, ओके। थायराइड आई डिजीज है तो उसका ऑलरेडी आप एक्सप्लेन कर चुका, उसमें डायरिम्पल साइन या फिर लेडी लैक या मोनोग्राफी साइन, कोचर साइन या फिर स्टाइलवेक साइन आपको देखने को मिलेगा, ओके। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी में कवर करा चुका हूँ, जो रिपीट हो रही है मैं उनको अब कवर नहीं करवा रहा, ओके। इसके बाद एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस, इसका यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस का वैसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस पहले क्रॉनिक आइडियोसाइक्लाइटिस वाला जिसमें कॉपी नोड्यूल या बुसाका नोड्यूल था। तो एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस में अगर आपने ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम क्लासिकल डायग्राम होती है आइडियोसाइक्लाइटिस या एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस की, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, सिलेरी फ्लश देखने को मिलता है, पीपल मियोटिक होता है ड्यू टू स्पाज्म ऑफ स्फिंक्टर पिपलाई मसल है, ठीक है। और ये आपकी बाकी इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, इन्वेस्टिगेशन आपने सीबीसी या सार ब्लड शुगर है, सीरोलॉजिकल टेस्ट कराने हैं, सिफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी या एसएलई के लिए टेस्ट कराने हैं, अनका वाले टेस्ट है, एस एंजाइम को देखना है जो कि सार्कोइडोसिस में ज़्यादा होता है, स्किन टेस्ट परफॉर्म कराने हैं, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, एचएल टिश्यू टाइपिंग, ओसीटी और रिट्रस बायोप्सी आपने लेनी होती है। इन केस ऑफ
यूवाइटिस। आगे हम ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे जो आपने पहले यूज़ करना है वो आपकी एट्रोपिन आ जाती है, लाइक एट्रोपिन सल्फेट 1% आपने यूज़ करना, ताकि हम क्या करें, इसके 3 फायदे होते हैं। नंबर 1 है कि ये कंफर्ट प्रोवाइड करती है टू द आई बाय रिलीविंग द स्पाज्म ऑफ सिलेरी बॉडी। नंबर 2 पीपल की डायलिटेशन कराती है टू प्रिवेंट द पोस्टीरियर साइनिक की फॉर्मेशन, और लास्ट में एक्सुडेट की फॉर्मेशन को कम कर देती है बाय डिक्रीजिंग द कैपिलरी परमेबिलिटी। स्टेरॉइड हम यूज़ करते हैं नॉन इन्फेक्टिव केसेस के अंदर, ओके। एनसाइड हम यूज़ करते हैं आर्थराइटिस वाले केसेस के अंदर। एंटी मेटाबोलाइट जब यूज़ करते हैं तब स्टेरॉइड की कॉन्ट्राइंडिकेशन और एंटीबायोटिक इन्फेक्टिव केस में इस्तेमाल करते होते हैं। ऑलमोस्ट ये कवर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कॉर्नियल फॉरम बॉडी, भी कवर हो गया। स्टाई, स्टाई क्या होता है, स्टाई को हॉर्डोलियम एक्सटर्ना भी कहते होते हैं, ओके, ठीक हो गया। तो स्टाई का जो यहाँ पे अगर डायग्राम, स्टाई की यहाँ पे डायग्राम बनी होगी बल्कि, ओके, तो ये स्टाई के डायग्राम है, ठीक है। और रेड एरिया आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो होती है ना लियन होती है, वो नियर द लिड मार्जिन होती है और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है, ओके। इसके बाद सब कंजक्टिवल हैमरेज है, ये कुछ नई क्वेश्चन आना शुरू हो गया, ओके। तो जो सब कंजक्टिवल हैमरेज है, ये वाली डायग्राम आपने याद रखना है सब कंजक्टिवल हैमरेज में, ठीक है। हाँ, बल्कि यहाँ पे तो डायग्राम दी भी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ से डायग्राम दिखानी पड़ेगी। तो ये बायलैटरल सब कंजक्टिवल हैमरेजेस होते हैं। तो ये आपको देखने को मिलती है। इसकी टियोलॉजी देखो, इडियोपैथिक हो सकती है पोस्ट सर्जिकल कैटरेक्ट सर्जरी में, इसके अलावा वूपिंग कफ में, स्कर्वी में, हाइपरटेंशन में देखने को मिल सकती है। और इनका जो डायग्नोसिस होता है, नंबर 1 है कि लोकल ओकुलर एग्जामिनेशन करोगे, ब्लड प्रेशर चेक करोगे, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करोगे। ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल टीयर देनी है। नेक्स्ट रिनाइटिस, रिनाइटिस में मैं वो बोल रहा हूँ रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा, हालांकि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ठीक है। और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आपका जो उसके डिफरेंट इनहेरिटेंस पैटर्न आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। इसके अंदर ये डायग्राम क्लासिकल डायग्राम है। इसके अंदर आपने 3 चीज़ें नोट करनी है। नंबर 1 है कि जो पिगमेंट्री बोनी कार्पसल आपको देखने को मिलते हैं, पिगमेंट्री बोनी कार्पसल। नंबर 2 आपको पिगमेंट डिजनरेशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है, यानी ये जो पिगमेंट डेपोजिशन की वजह से पिगमेंट्री बोनी कार्पसल। इसके अलावा रेटिनल ब्लड वेसल की एटीन्यूएशन देखने को मिलती है। लास्ट में ऑप्टिक डिस्क क्या होती है, पेल वैक्सी ऑप्टिक डिस्क होती है, इसकी वजह से कंजक्टिव भी होता है। और इसका डायग्नोसिस फंडस एग्जामिनेशन पेरिस्कोप पैरीमीटर, जिसमें क्लासिकल रिंग्स स्कोटोमा या फिर आपको क्या देखने को मिलता है, टनल या ट्यूबुलर बिगिनर। टारगेट एडाप्टेशन टाइम बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम एब्नॉर्मल होता है ड्यू टू फोटो रिसेप्टर डिसफंक्शन है, ओके। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, आपने क्या देना है ट्रीटमेंट के अंदर कि विटामिन ए, ई, डार्क सन ग्लासेस है, ब्राइट सन ग्लास को, सनलाइट को वाइट करना होता है। इसके अलावा आपने मैग्नीफाइंग ग्लासेस यूज करने होते हैं, ओके। बाकी कॉन्जेनिटल लीजोट्रोपी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा एक टोनोमीटर आया हुआ है। अब इस टोनोमीटर का नाम है शियोर्ट्स टोनोमीटर है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे होना चाहिए टोनोमीटर, ओके। तो ये शियोर्ट्स टोनोमीटर है और ये एप्लेनेशन टोनोमीटर होता है, ओके। तो दोनों का डिफरेंस देख लो, शियोर्ट्स और ये एप्लेनेशन है। जो गोल्डमैन एप्लेनेशन टोनोमीटर इस गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर हो गया, मैच्योर कैटरेक्ट हो गया, बल्कि तो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। ट्रेजिया भी कवर हो गया। एक क्वेश्चन है सक्लेराइटिस वाला, ठीक है। अब सक्लेराइटिस में से अच्छा, सक्लेराइटिस और एपिसक्लेराइटिस को डिफरेंशिएट करने का सवाल देगा कि लाइक आपने 2.5% फिनालिफ्रेन आपने यूज़ करनी होती है, ठीक है। तो ये आपका सवाल आ सकता होता है, ओके। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, कि मे बी वो नेक्रोटाइजिंग सक्लेराइटिस था या फिर एपिसक्लेराइटिस था। कोई डायग्राम को देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर आपने स्टीरॉइड्स आपने यूज़ करने होते हैं, लाइक टॉपिकल स्टीरॉइड है, सिस्टमिक कैंसर आपने यूज़ करना है, सिस्टमिक स्टीरॉइड या इम्यूनोसप्रेसिव लाइक साइक्लोस्पोरिन है। और इनको डिफरेंशिएट करने के लिए आपने जो कॉम्प्लिकेशन होती है ना, वो सक्लेराइटिस में ज़्यादा कॉमन होती है। फिनालिफ्रेन टेस्ट, खासतौर पर जो 2.5% फिनालिफ्रेन टेस्ट होता है, वो एपिसक्लेरल वेसल को ब्लांच कर देगा, लेकिन उसको ब्लांच नहीं करता सक्लेराइटिस वाले केस को, तो ये नोट कर लेना। बाकी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। फाइंडिंग्स आपको 3 फाइंडिंग्स आपने नोट करनी होती है, लाइक आपका पिगमेंट्री बोनी कार्पसल होती है, इसके अलावा एटीन्यूएशन होती है, लास्ट में पेल वैक्सी ऑप्टिक टेस्ट होती है, ओके। कॉर्निया पे इंसियन था तो केराटोप्लास्टी, यानी इंसियन योगा स्विचर होगा तो वो थेरापेटिक केराटोप्लास्टी वाला या पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी है। पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन, ये तो आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका कि अर्ली और लेट कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। जो लेट के अंदर मैंने बताया था कि ग्राफ्ट का रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल सकता है, स्टिग्मेटिज्म या रिकरेंस। और अर्ली के अंदर आपने इन्फेक्शन, सेकेंडरी ग्लोकोमा, कैटरेक्ट, ये सब चीज़ें लिख देनी है। नेक्स्ट एक इंस्ट्रूमेंट आया हुआ केराटोमा, तो केराटोम को आइडेंटिफाई करना और उसका यूज़ बताना होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो आपका ऑफ्थेल्मोस्कोप आपका दिया हुआ, ओके। तो केराटोम है, केराटोम, ये केराटोम है, केराटोम और एक और ब्लेड भी होता है, ठीक है, ओके। तो जो आपका क्रिसेंट नाइफ होता है ना, ये आपका स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी में इस्तेमाल होता है, ये ब्लेड क्रिसेंट नाइफ है, ठीक है। जबकि आपका केराटोम होता है, ये इस्तेमाल होता है लाइक कॉर्नियल इंसिजन के लिए, खासतौर पर फेकोमल्सिफिकेशन या कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर। 2 टाइप का होता है, स्ट्रेट और कर्व होता है, तो आपने इसको पहचान लेना है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। केराटोम भी हो गया। शियोर्ट्स टोनोमीटर आइडेंटिफाई करना, उसके यूजेस। तो टोनोमीटर के यूजेस क्या होते हैं, टू मेजर द इंट्राओकुलर प्रेशर, लाइक ग्लोकोमा को डायग्नोस करने के लिए। सब कंजक्टिवल हैमरेज की फाइंडिंग है, ओके। तो सब कंजक्टिवल हैमरेज में फाइंडिंग क्या होती है,
ओके, तो क्लिनिकल फीचर में क्या आपको देखने को मिलेगा, लाइक ये ब्राइट रेड या डार्क रेड पैच होता है द वाइट स्क्लेरा ऑफ द आई, आपको देखने को मिलता है। बाकी ये सिम्टोमेटिक होता है, कोई वीएन के ऊपर इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ओके, बाकी यूवाइटस है, यूवाइटस की फाइंडिंग और यानी एंटीरियर यूवाइटस और एंटीरियर यूवाइटस के अंदर आपने कुछ इंपॉर्टेंट साइंस लिखे हैं। ओके, लाइक आपका लिम्बस में सिरकम कॉर्नियल कंजेशन या सिलेरी फ्लश होता है, केराटिक प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। एंटीरियर चैम्बर में एक्वस फ्लेयर, एक्वस सेल, फिब्रिनस एक्सुडेट, हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर, आइरस मर्टिन अपीयरेंस होता है, प्यूपिल मियोटिक और स्लगिशन रिएक्शन होता है, पोस्टीरियर साइनी की फॉर्मेशन होगा, रेड रिफ्लेक्स नहीं होगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट ऑलरेडी पढ़ चुकी है। ओके, तो ये तो हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूवाइटस वगैरह भी हो गया। ओके, तो साथ साथ यहाँ पे ईएनटी का सवाल भी आ रही है पीडीएफ में। सेप्टल परफोरेशन है। ओके, अच्छा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसिस, यूवाइटिस भी हो गया, स्टाई भी हो गया, स्क्विंट इजोट्रोपिया भी हो गया, एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस फाइंडिंग हो गया, डायग्नोसिस हो गया, अच्छा कॉम्प्लिकेशन आपको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की फाइंडिंग वाला, तो ये आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इनकी फाइंडिंग्स क्या होती है इसके अलावा। अच्छा, एक्यूट ये डिआइटिस है। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस में नंबर वन स्वेलिंग वीडल कैंथस पे होती है, रिगर्जिटेशन क्रस्ट परफॉर्म नहीं कर सकोगे, म्यूकोपुरुलेंट या पुरुलेंट डिस्चार्ज होती है, एब्सेस बन जाएगी। कॉम्प्लिकेशन के अंदर आपने सीएफ को रट्टा मार लेना है, प्रीसेप्टर सेलुलाइटिस, एक्सटर्नल फिस्टुला फॉर्मेशन, और एक्यूट को ठीक नहीं करोगे तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर, ये भी ऑलमोस्ट हो जाएगा। इसके अलावा थायराइड डिजीज, सीआरबीओ, कैटरेक्ट बुफ्थेल्मोस, ये भी ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट ये भी हो गया। बाकी इसके अंदर यहाँ पे इसमें ईएनटी की भी ऑस्पी मिक्स हुई पड़ी है। कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क ऑलमोस्ट ये भी हो गया है। ऑब्जर्व स्टेशन में अभी ये ऑलरेडी कवर नहीं करवा रहा, ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है।